Dear students, the aristocracy and the new middle class. Next, in Western and parts of Europe, Central Europe, the growth of industrial production and trade meant the growth of towns and the emergence of commercial classes whose existence was based on production for the market. Industrialization began in England in the second half the 18th century, but in France and parts of the German state it occurred only during the 19th century. In its wake, new social group came into being, a working class population and middle class made up of industrialists, businessmen, professionals. In Central and Eastern Europe, these groups were smaller in number. Till late 19th century, it was among the educated, liberal middle classes. The ideas of national unity following the evolution of aristocratic privilege gained popularity. कह रहा है कि 18th सेंचुरी के मिड में जो इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रारंभ हुआ, उसके कारण और फ्रांस में 19th सेंचुरी इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण एक मिडिल क्लास का ग्रो हुआ, मिडिल क्लास राइज किया, जिसमें बेसिकली इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे, प्रोफेशनल्स थे और कुछ एजुकेटेड लोग थे जिन्होंने नेशनल यूनिटी के आइडिया को बल प्रदान किया और एवोल्यूशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज गेंड प्रॉपर्टी, उन्होंने जो प्रिविलेज एरिस्टोक्रेटिक क्लास को मिला था उसको निरस्त करने की, कैंसिल करने की, डिस्ट्रॉय करने की डिमांड की. व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर? लिबरल नेशनलिस्ट का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट और नेशनलिज्म? आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th सेंचुरी. ये जो लिबरलिज्म का आइडिया है वह 19th सेंचुरी के प्रारंभ में लोगों के सामने आया. यूरोप वेयर क्लोजली एलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म
ये देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको यहाँ से नोट कर लेंगे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लिबरिज्म? लिबरिज्म का अर्थ क्या है? वैसे तो लिबरिज्म का मीन्स उदार भी होता है, उदारवाद, लेकिन ये लिबरिज्म आया कहाँ से? तो द टर्म लिबरिज्म ड्राइव्स फ्रॉम द लैटिन रूट लिबर। लिबरिज्म का जो मूल है वह लैटिन लैंग्वेज से आता है, जिसमें लीबर मीनिंग फ्री, लीबर मीनिंग फ्री, आज़ाद, स्वतंत्र। लिबरिज्म, द टर्म लिबरिज्म ड्राइव्स, ये पूरी बात लिखनी पड़ेगी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लिबरिज्म? केवल द लिबरिज्म इज इंडिपेंडेंसी, और लिबरिज्म इज ए फ्री, और लिबरिज्म इज फ्रीडम लिखने से काम नहीं चलेगा। द टर्म लिबरिज्म ड्राइव्स फ्रॉम द लैटिन रूट लिबर मीनिंग फ्री। फॉर द न्यू मिडिल क्लास, लिबरिज्म stood for freedom for the individual and equality of all before the law. Politically, it emphasized the concept of government by consent. Since the French Revolution, liberalism and stood for the end of autocracy and clerical privilege, a constitution and representative government through parliament. 19th century liberal also stressed the inviolability of private property। कहने का मतलब कि लिबरल नेशनलिज्म एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो लोगों की सहमति से बने उसके पक्षधर थे, और जो बाई बर्थ प्रिविलेज थे, बाई बर्थ प्रिविलेज को डिस्ट्रॉय करने के पक्ष में थे। कॉन्स्टिट्यूशन और असेंबली रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के वो फेवर करते थे। लिबरिज्म का जो मतलब था, लिबरल नेशनलिज्म जो सोचते थे वो इस प्रकार की बात सोचते थे कि जो गवर्नमेंट हो वह कॉन्स्टिट्यूशनल हो और रिप्रेजेंटेटिव हो, मीन्स जनरल पीपुल के सहमति से सरकार चले, तथा बाई बर्थ जो एरिस्टोक्रेसी थी, बाई बर्थ जो प्रिविलेज मिला हुआ था कुछ लोगों को, उस प्रिविलेज को एंड किया जाए। At equality before the law did not necessarily stand for universal suffrage. You will recall that in revolutionary France, which marked the first political experiment in liberal democracy, the right to vote and to get elected was granted exclusive to property owning men.
और ऐसा नहीं है कि सारी जनता की सहमति हो, क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन को जब ध्यान करेंगे तो यूनिवर्सल सफरेज की तो बात करते हैं। यूनिवर्सल सफरेज मीन्स सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, एडल्ट वोटिंग सिस्टम की तो बात करते हैं, लेकिन एडल्ट वोटिंग सिस्टम में वो सबके वोट की बात नहीं करते हैं, वो केवल उसके वोट की बात करते हैं जो कि कुछ प्रॉपर्टी रखता हो। Which marked the first political experiment in liberal democracy, the right to vote and to get elected was guaranteed exclusive to property owning men। केवल उन्हीं लोगों को यह राइट दिया गया जो कि कुछ प्रॉपर्टी रखते थे। men without property and all women were excluded from political right। ऐसे व्यक्ति और वुमेन को यह पॉलिटिकल राइट नहीं मिला हुआ था प्रारंभ में। ओनली फॉर ए ब्रीफ पीरियड अंडर द जैकोबिन डिड ऑल अबाउट मेल एंजॉय सफरेज। कुछ समय के लिए जब जैकोबिनों का पीरियड था तो वह सभी एडल्ट मेल्स को, वो भी वुमेन नहीं, एडल्ट मेल्स को वोटिंग का पावर दिया था। हाउ एवर द नेपोलियन कोड वेंट बैक टू लिमिटेड सफरेज। लेकिन जैसे ही नेपोलियन का फ्रांस में कम बैक करता है नेपोलियन, वह सफरेज को लिमिटेड कर देता है एंड रिड्यूस्ड वुमेन टू द स्टेटस ऑफ ए मेजर सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ फादर्स एंड हस्बैंड। और वुमेन को तो माता और पिता के अधीन रहने की बात करता है। थ्रू द 19th एंड early 20th century women and non-property men organized opposition movement demanding equal political right। इसीलिए 19th सेंचुरी के लास्ट में और 20th सेंचुरी के प्रारंभ में जिन मेन को वोटिंग पावर नहीं था और वुमेन, इन्होंने उस सिस्टम का अपोज किया और इक्वल पॉलिटिकल राइट के डिमांड के लिए कई तरह के मूवमेंट चलाए गए। इन द इकोनॉमिक स्फेयर लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मेकर्स एंड द एवोल्यूशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ goods and capital। During the 19th century, this was a strong demand of the emerging middle classes। लिबरल जो है इकोनॉमी स्टेटस के विषय में क्या सोचते थे, तो बता रहा है कि जो लिबरल नेशनलिस्ट थे वह इकोनॉमी के बारे में एक फ्री मार्केट का कॉन्सेप्ट रखते थे। मार्केट को फ्री किया जाए, मीन्स गवर्नमेंट का मार्केट के ऊपर किसी भी प्रकार का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ द जर्मन स्पीकिंग रीजन्स इन द फर्स्ट ऑफ द 19th सेंचुरी। जैसा कि जर्मन के उदाहरण से हम समझ सकते हैं
Napoleon administrative measures had created out of countless small principalities a confederation of 39 स्टेट। नेपोलियन ने जो 39 स्टेट थे उनका एक कन्फेडरेशन, एक महासंघ उसने बना दिया। जो 39 छोटे छोटे राज्य थे उन राज्यों को एक महासंघ बना करके ईच ऑफ दिस पॉसेड इट्स ओन करेंसी। मैं नेपोलियन कोड में इस बात को बता चुका हूँ कि वन करेंसी एंड वेट्स एंड मेजर्स, ए मेजरमेंट के लिए भी वेट एंड मेजर्स के लिए एक पॉलिसी और ओन करेंसी, पूरे देश में एक करेंसी चलेगी। ये नेपोलियन कोड में नेपोलियन ने रिफॉर्म किया था और उसको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसका फ़ायदा क्या होता है। ए मर्चेंट ट्रेवलिंग इन 1833 फ्रॉम हैम्बर्ग टू न्यूरेमबर्ग, हैम्बर्ग से अगर हैम्बर्ग एक सिटी है और एक सिटी न्यूरेमबर्ग है, अगर कोई ट्रेडर्स उस पीरियड में हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग में कोई ट्रेड करने, कोई व्यापार करने जाता है, टू सेल हिज गुड्स वुड हैव हैड टू पास थ्रू 11 कस्टम बैरियर एंड पे ए कस्टम ड्यूटी ऑफ अबाउट 5% एट ईच वन ऑफ देम। नेपोलियन कोड से पहले, नेपोलियन ने जब रिफॉर्म नहीं किया था तब की बात कर रहा है कि उसको 11 कस्टम ड्यूटी बैरियर को पार करना पड़ता था हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाने में, और प्रत्येक कस्टम ड्यूटी पर उसको 5% का जो है टैक्स देना पड़ता था। ड्यूटीज वेर ऑफन लिव्ड अकॉर्डिंग टू द वेट और मेजरमेंट ऑफ द गुड्स as each region had its own system of weight and measure. This involved time consuming collection, the measure of cloth for example। अब वो क्लॉथ से एक एग्जाम्पल दे रहा है कि अलग अलग मेजरमेंट रहने से एक ही कपड़े का नाप कैसे चेंज हो जाती थी। was the L which in each region stood for a different length. An L of textile material about in Frankfurt would get you 54.7 सेंटीमीटर। अगर फ्रैंकफर्ट में कोई लेंथ 54.7 सेंटीमीटर है, इन मैनेज एक शहर है, उस मैंज शहर में वही लेंथ 55.1 सेंटीमीटर की हो जाती है और न्यूरेमबर्ग में 6 सेंटीमीटर की हो जाती है। यह जो डिफरेंसेस हो रहा है ये उस समय का है जब मेजरमेंट की वन सिस्टम इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, मीन्स नेपोलियन के रिफॉर्म से पहले। बट नेपोलियन के रिफॉर्म के बाद यह प्रॉब्लम दूर हो गई और इस कारण ट्रेड और ट्रेडर्स के लिए एक बहुत ही अच्छी सहूलियत मिली जिससे ट्रेड का डेवलपमेंट हुआ। सच कंडीशन वेयर व्यूड एज ऑब्स्टेंस टू इकोनॉमिक्स exchange and grow by the new commercial classes who argued for the creation of a unified economic territory allowing the
unhindered movement of goods, people and capital. In 1834, a custom union for Zulverine was formed at the initiative of Persia and joined by most of the German states. The union abolished tariff barrier and reduced the number of currency from over 30 to 2, मैंने 30 जो करेंसी थी उसको 2 में चेंज कर दिया. द क्रिएशन ऑफ ए नेटवर्क ऑफ रेलवेज फर्दर स्टिमुलेटेड नोबेल्टी हारेंसिंग इकोनॉमिक्स interest to national unification, a wave of economic nationalism strengthened the wider nationalist sentiments growing at the time. कहने का मतलब कि जो मेजरमेंट और वन करेंसी का ड्राइव पूरे 39 स्मॉल स्टेट को मिलाकर जो महासंघ नेपोलियन ने बनाया, वहाँ ट्रेड में एक सहूलियत हुई और मुक्त बाज़ार फ्री मार्केट के कारण इकोनॉमी ग्रो की, इंक्रीज की. साथ में रेलवे के नेट के कारण भी बिजनेस में सहूलियत मिली, जिस कारण से पूरे रीजन की, ये होल रीजन इकोनॉमी इज यूनाइट. इसलिए ए वेव ऑफ इकोनॉमिक्स नेशनलिज्म स्ट्रेंथ द वाइडर नेशनलिस्ट सेंटीमेंट. इसलिए जो इकोनॉमी नेशनलिज्म की जो वेव बनी, उसने भी नेशनलिज्म के सेंटीमेंट को ग्रो करने में इम्पॉर्टेंस रोल अदा किया. अब यहाँ न्यू वर्ड दिया है कन्वर्टिज्म्स, a political philosophy that stressed the importance of tradition, established institution and custom and preferred gradual development to quick change. वैसे कंजर्वेटिज्म्स का मतलब होता है रूढ़ी, जो अपने ओल्ड ट्रेडिशनल चीज़ों से जो बधे होते हैं, क्लोज होते हैं, चिपके होते हैं, उनको कंजर्वेटिज्म्स कहते हैं. और पॉलिटिक्स में ए पॉलिटिकल फिलॉसफी दैट स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन माने जो परंपरागत, इस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन, जो ट्रेडिशन में
इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश्ड हैं उनमें बहुत क्विकली जो चेंज नहीं चाहते थे, धीरे धीरे चेंज चाहते थे या न के बराबर चेंज चाहते थे, उनको कंजरवेटिज्म कहा गया। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट कंटेंट 2.3 अगले दिन। थैंक यू, धन्यवाद।